तो पहुंच रहे हैं प्रॉपर, अपलोड हो जा रहे हैं क्वेश्चन, ये लेक्चर्स? जी सर। चलिए ठीक है। हाँ सर, कल मैंने कोलिजन स्टार्ट कराया था और आप लोगों को बताया था कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, बस आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात डिस्कस की थी कि कोलिजन में अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराई जाए तो वो वापस, अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो वापस कितनी हाइट तक जाएगी? एच हाइट से अगर गिराई है तो ई स्क्वायर एच हाइट तक वापस जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो वापस लौटी हाइट और जो इनिशियल हाइट है उसमें रिलेशन ये होगा। लेकिन अगर यही काम मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कहूँ तो क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसको मैंने फेंका और यहाँ टकराया, ये बॉल को यहाँ टकराई, फिर इसके बाद चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो मान लीजिए इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने फेंका है और ये एच मैक्सिमम हाइट तक गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पहली बार में टी है और मान लीजिए पहली बार में रेंज जो है वो आर है, तो जो अगली बार टिप खाने के बाद दोबारा जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो ये कितनी होगी रेंज? मान लीजिए आर डैश है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है और मैक्सिमम हाइट एच डैश है। तो अवर मोटिव इज व्हाट इज द रिलेशन between R and R dash, T and T dash, and H and H dash. This is the question. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में कोलिजन काफी हुई, इस तरीके से बॉल आगे जा रही है, फिर अगर एक का बिहेवियर पता चल जाएगा तो फिर आगे हम फर्दर कोलिजन जो है वो भी पता लगा लेंगे कि कितना होगा। तो हम बेसिकली ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर एक बार रेंज मिली R तो दूसरी बार कितनी मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम अगर यू के कंपोनेंट्स करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो यू के अगर हम कंपोनेंट्स करेंगे तो यू के कंपोनेंट एक आएगा यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। और यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा अगर देखें तो जब वापस ये घूमता हुआ जाएगा तो क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है मोशन, जी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट कैन इफेक्ट u sin theta, it does not affect u cos theta, so horizontal velocity remains constant. So at the final position or at the point of collision, u cos theta remains same. Just before the collision u cos theta remains same and u sin theta gets decreased till up to this point, and after that it will increase till up to this point and it will gain same velocity. यहाँ पे e ना लिख के मैं कहीं और लिख दूंगा, u sin theta ही गेन कर लेगा, है ना, नीचे की तरफ को, जस्ट बिफोर कोलिजन में बात कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा बाद में पूछेगा। और COR यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे मान लीजिए ये बॉल है और ये इससे कोलाइड करी दीवार जमीन से u sin थीटा से, तो जब वापस लौटेगी ये बॉल तो इसकी परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E टाइम्स u sin थीटा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट स्ट्राइक द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस सेम। However, vertical components gets E times. Am I correct? तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो मैं किसी और कलर के पेन से अगर दिखा दूं, तो मैं मान लीजिए ब्लू कलर के पेन से दिखा देता हूँ, तो आफ्टर कोलिजन ये तो हो जाएगा u sin थीटा इंटू E और ये वाला कंपोनेंट फिर वही रहेगा कितना, u cos थीटा। ठीक है, तो हमें केवल देखना है कि ऑब्वियस है, अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि एक पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा दे रखी है हॉरिजॉन्टली और u sin थीटा इनटू E ये दे रखी है वर्टिकली। तो अगर आप अभी इस प्रॉब्लम में अगर आप ये निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h डैश मतलब, तो कैसे निकाल पाएंगे? सिंपली अगर आप चाहें तो रीजनिंग से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको फार्मूला याद है, आई थिंक सभी को याद होंगे कि h इज इक्वल टू होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखें h डैश कितना होगा भाई, u साइन थीटा जो था, इस केस में जो u साइन थीटा था वो अब इस केस में क्या बन गया, u साइन थीटा इंटू e, यानी कि इस केस में u साइन थीटा इंटू e ये कंपोनेंट बन गया, तो यही होल स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस e स्क्वायर h हो जाएगा, इट मींस e स्क्वायर h हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेंज की बात करूं या टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो होता था 2u sin थीटा ओवर g,
तो यहाँ पे फिर यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ई टाइम्स हो जाएगा, तो ऑब्वियस है ई टाइम्स यू 2u साइन थीटा ओवर जी हो जाएगा, तो यहाँ पे ई टाइम्स टी हो जाएगा। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है फार्मूला, आप लोग नोट भी करते रहे, बहुत सारे लोग कल सेकंड क्लास में जुड़े नहीं थे। मैं आप लोगों से फिर से एक बात कह रहा हूँ कि अगर बहुत खराब अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे बता दिया करो आप लोग, लेकिन ऐसे अपनी क्लासेस मिस मत करो। देखिए आपको मैं फिर कुछ बोलना चाहूंगा, हालांकि आप लोग लगेगा सर बोलते बहुत है, लेकिन ठीक है बोलना जरूरी भी है। जीएस राय या फिर किसी भी जगह पर जहां भी कोचिंग पढ़ते हैं, टीचर एक ही होता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। मानते होंगे सभी लोग ये बात, सबका सिलेक्शन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सब लोग अपने टीचर की बात अच्छे सुनते नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कितना भी खराब इंसान, खराब टीचर ही सही, लेकिन आप लोग कुछ दिन की बात है, बहुत दिन साथ नहीं होंगे, ज्यादा दिन साथ की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, आप लोग साथ रहे तो बढ़िया रहेगा। और जो भी हम सिखा रहे हैं वो सीख लो, हो सकता है आपको कभी इस्तेमाल करना हो इन चीजों का, तो आप भी कभी प्रोफेसर बनो, कभी कहीं आप टीचिंग करो, तो आप लोगों को वो चीजें कम से कम तैयार हो जाए। ठीक है, तो भागने से कुछ नहीं होगा। आप ये समझें कि आप घर पे चीजें कर लेंगे आराम से, तो हमारा मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लोग कर तो लेंगे नो डाउट, लेकिन अगर आप लोगों को हम सिखा रहे हैं तो जो काम आप घर पे 4 घंटे में करेंगे वो हम यहाँ आधे घंटे में कर देंगे। तो इसलिए ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टीचिंग में आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप आए ना आए ये आप लोगों की इच्छा है। अच्छा, कॉलेज क्लासेस की वजह से दिक्कत होती है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, फिर भी अगर आप लोगों को अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत हो तो केवल मेरी बात सुन लिया करो, भले ही आप मुझे रिस्पॉन्ड ना करा करो, लेकिन कम से कम सुन लिया करो। तो मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को अच्छी लगे, और दूसरा आपने सीखी ना हो उससे पहले। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, ठीक है, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी करने की कोशिश करें, क्लासेस ना छोड़ें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल आज की क्लास 2 है और कल एक क्लास है, तो ये 3 क्लास आप मान के चलो न्यूटोनियन की है, उसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वही चीजें जो आप पढ़ने आए। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ के हमें, हाँ पढ़ के लगेगा कि आपको की दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, कोशिश करें कि हमारे साथ बने रहे, ठीक है। तो नेटवर्क का इशू है तो आप बता देना, आपको आवाज मेरी समझ में आए तो बता देना, राइटिंग ना समझ में आए तो भी बता देना, कोई भी चीज नहीं आए तो बता देना खुल के, बेशक अच्छे करने की कोशिश करूंगा। तो एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच होगा, क्यों, आपको क्या करना है, कोर बात ये हुई, इन सब बातों का एक मतलब निकला क्या, कि जस्ट रिप्लेस यू साइन थीटा बाई ई टाइम्स यू साइन थीटा, यही करना है पूरे काम में, इस पूरे सीन में यही करना है कि आपको यू साइन थीटा की जगह ई टाइम्स यू कॉस थीटा रख देना है। आपको अगली रेंज, अगला टाइम ऑफ फ्लाइट और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एच का जो फार्मूला था उसमें ई टाइम्स कर दिया तो ई स्क्वायर बन गया, टी का फार्मूला था उसमें ई टाइम्स करा तो ई टी बन गया। और अगर रेंज का फार्मूला देखें तो रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू होती थी, हमने प्रूव करवाई है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो 2 आगे लिख ले रहा हूँ, यू साइन थीटा सेट कर दे रहा हूँ और यू कॉस थीटा एक साथ लिख दे रहा हूँ, अभी भी मेरे हिसाब से कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन हाँ, इसके करने से क्या हुआ, ये यू साइन थीटा जो है वो हमें दिख गया अलग से, तो आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आर डैश अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, 2 तो वही रहेगा, ये यू टाइम्स ई टाइम्स यू साइन थीटा हो जाएगा और यू कॉस थीटा रिमेन सेम डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से भी आप देखेंगे कि ई टाइम्स आर हो जाएगा, इट मींस इन बी वी कैन राइट h is equal to e square h, means h prime is equal to e square h, t prime is equal to e times t and r prime is equal to r e times r। ये आप लोगों को याद रख लेना है, बस ये रिजल्ट बना कि अगली उछाल जो होगी, अगला जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो e square h हाइट तक जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट e टाइम्स हो जाएगा और रेंज e टाइम्स हो जाएगी। इज इट करेक्ट? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। एक बार डायग्राम बता देना सर, मतलब ऑलरेडी जॉइनिंग हुआ था। अच्छा बेटा नोट कर लो पहले, आप डायग्राम भी समझ में आ जाएगा, मैं बता दूं, सब लोग नोट करो, ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट। सिचुएशन बहुत खराब है, अभी भी देखें आप, कल 2 लाख केसेस आए कोरोना के, और टीवी अगर आप देख लेंगे थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि अंतिम दिन ही चल रहे हैं, कुछ देर बाद सभी खत्म होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट मेरे बच्चे की क्लासेस भी होती हैं, छोटा बच्चा है, उसकी क्लासेस होती है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उस वक्त ये लगता है कि आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता इस पेंडेमिक सिचुएशन। तो बाकी प्लेटफॉर्म शुरुआत में आपने देखा होगा कि ये जो अन अकेडमी और बाइजू वगैरह और ये सब, जैसे ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, बहुत तेजी से इन लोगों ने प्रचार चालू कर दिया, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि रिकॉर्डेड चीजें पढ़ने से या लिखी लिखाई चीजें या रटी रटाई चीजें दिखाने से वो एक अच्छा एंकर तो हो सकते हैं वो लोग, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहे वो चीज, इनके पास फंडों की कोई कमी नहीं है, फंड की, है ना, तो हम लोग भी कोशिश एक छोटी सी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा साथ दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा।
और मुझे नहीं लगता कि हमें मेरी शक्ल अगर आपको नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो आपको क्लियर दिख रही होगी जब पेन से लिख रहे हैं। तो जब हम ऑफलाइन क्लास मोड में होते हैं और क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो जो कंसंट्रेशन होता है बच्चे का वो बोर्ड पर ही होता है। टीचर हाथ से लिखा होता है, उसका हाथ दिख रहा होता है, चौक दिख रही होती है और बोर्ड दिख रहा होता है। वैसे ही मान के चलो आपके सामने ये है और आप बिल्कुल ये फील मत करो कि ये ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, आपको बस समझने से मतलब। और घर बैठे आप किसी भी कपड़े में बैठकर आप पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके के आप उठे हो तुरंत ही सोकर उठे हो तो भी आप बैठ सकते हो। मतलब कहने का मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो उस सिचुएशन में भी अगर आप क्लास छोड़ोगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए किसी बच्चे ने पूछा था कि दोबारा इस डायग्राम को बता दे, तो मैं यही बता देता हूँ। अगर आप एक किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो इस तरीके से ये गिरे। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 1 से कम है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो रहे हैं हर बार तो कुछ इसी तरीके का पिक्चर तो होगा। ये बात तो समझ रहे हो आप लोग? तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये h कैपिटल हाइट है तो अगली उछाल कितनी हाइट तक होगी, ये पूछ लो। तो वो आंसर कितना है, e स्क्वायर h। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट t है तो ये अगला टाइम फ्लाइट क्या होगा, तो आंसर है e टाइम्स t, मतलब जो पहले वाला था उसका e टाइम्स। और अगर ये रेंज r है तो अगली रेंज क्या होगी, तो वो उसका कंसर्न है कि e टाइम्स r होगी। इतना कहना चाह रहा हूँ बस। इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये किया कि u sin थीटा के मतलब u cos थीटा और u sin थीटा का रोल समझाया। जब टकरा रहा था तो u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो वापस जब लौटा तो e टाइम्स हो गई, लेकिन cos थीटा वाला कंपोनेंट टकराया ही नहीं एक तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि e टाइम्स u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट जहां जहां आ रहा है वहां पे आप e टाइम्स कर दो। तो कैपिटल h हाइट में जो है वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो e टाइम्स u sin थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो e स्क्वायर h हो जाएगा। सिमिलरली ये u sin थीटा है, इसमें e टाइम्स करोगे तो e टाइम्स h हो जाएगा। और इसमें u sin थीटा u cos थीटा तो सेम रहेगा, u sin थीटा e टाइम्स हो जाएगा तो e टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गई बात? अब नहीं? हाँ सर। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये चीज पढ़ाई क्यों आपने, तो इसको देखो मैंने क्यों पढ़ाई, वो इस सवाल को करवाने के लिए। ऐसे सवाल काफी आते रहते हैं। तो इनफैक्ट टिफर में 2017 में ये आया और टिफर 2019 में भी फिर ये आया रिपीट। देखिए सब में दोनों में क्या है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है किसी बॉल का, उसके बाद का उसका प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको फील आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ए स्मॉल इलास्टिक बॉल, पेज नंबर बेटा मैं नहीं बताऊंगा और आप लोग मुझसे पूछोगे मत। केवल 2 ही असाइनमेंट है, लेवल 1 में एक है और लेवल 2 में एक है, ठीक है। इनमें से किसी एक में होगा 8 नंबर। हर चीज लिखनी पॉसिबल नहीं होती ना, अब हर चीज में ढूंढ नहीं पाऊंगा। केवल एक ही असाइनमेंट तो है न्यूटोनियन का। सर इसका 2h आ रहा है क्या आंसर? नहीं, हाँ 2h आ रहा है। ओके सर। हेलो बेटा, मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर। अगर बाय द वे कनेक्शन लूज होता भी है और मैं क्लास से बाहर हो जाऊं तो मुझे वेट करना आप लोग, ये नहीं कि आप लोग तुरंत छोड़ के चले गए क्लास, ठीक है? ओके सर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से पढ़ते हैं कि एक 45 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर एक प्लास्टिक बॉल को टॉप पे रखा हुआ है। बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन द प्लेन अलोंग द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन पे अलोंग ये गिर रहा है, ठीक है। हिट द ग्राउंड एज शोन एंड बाउंस अलोंग इट। ये इसी लाइन के अलोंग जो है बाउंस कर रहा है ऐसे, फिर बी पे जाके गिरा, फिर बी के बाद आगे जाके गिरा, फिर इस तरीके से, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज h, height of the inclined plane is h and coefficient of restitution between the ball and the ground is 1/2, e is equal to given है 1/2, then the distance AB is equal to a और b के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहली बात, या तो आप इसको कैसे करो प्रॉपर तरीके से, जैसे भी तो h हाइट से अगर कोई पार्टिकल गिरेगा या कोई बॉल गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन, √2gh। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दें या आप जैसे मन में करें। यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी 0 + mgh और यहाँ पे एनर्जी हाफ mv² प्लस 0, दोनों को बैलेंस करें तो हाफ mv² 0 + mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2gh। ऐसे समझ आ रही होगी बात की क्या कह रहा हूँ। अब जब इस वेलोसिटी से टकरा रहा है तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाला, और ये एंगल 45 ही होगा। आप ध्यान से देखें ये एंगल 45 ही होगा, तो ये होगा √2gh cos 45 और ये वाला कंपोनेंट होगा, मेरे पास जगह कम है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इधर दिखा देता हूँ वरना नेक्स्ट पेज पे, चलो यही दिखा देता हूँ √2gh sin 45। अभी मैं इसको मिटा के आगे वाले पेज पे सही से लिखूंगा, ठीक है। अब ये वाला कंपोनेंट जो है टकराएगा तो वापस कितने से लौटेगा, e टाइम्स √2gh sin 45 इसे लौटेगा। तो अगला प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या हो गया, ये हो गया √2gh cos 45 यानी 1/√2 और वो वाला कंपोनेंट हो गया e टाइम्स √2gh मतलब 1/2 √2gh into 1/√2।
तो ओवरऑल ये कंपोनेंट हो गया √2gh/2 √gh/2 और ये वाला कंपोनेंट हो गया √gh। ये तो हुए। तो ओवरऑल मैं सब कुछ हटा के ये बोल दूं कि ये √gh हो गया कंपोनेंट और ये √gh/2 हो गया। अब आपको बताना है कितनी रेंज होगी इसकी। तो क्या आप निकाल लेंगे इसकी रेंज क्या होगी? आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या फिर डायरेक्ट रेंज का फार्मूला आपको पता होगा। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, u² sin 2θ अपॉन g। तो u sin θ इंटू u cos θ। वॉइस नहीं आ रही क्या? फिर से वॉइस चली गई क्या? नहीं ऑप्शन क्या है? नहीं आ रही है भाई। ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो h आ गया आपका क्या, ये दूरी। और अगर ये h आ गई यानी कि a से लेके c तक तो h होगी, क्योंकि ये h है 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक h होगी। और आगे की रेंज h आ गई, तो आंसर कितना होगा 2h। यानी कि अगर मैं इसको कोई पॉइंट मान लूं c, तो AC तो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। इट मींस AC मींस H प्लस CB मींस H, तो H 2H आंसर। समझ में आया किसी को? नहीं? सर एक हेलो, बार रिपीट कर दो सर एक बार। पहले तो आप इसको समझो कि ये mgh मतलब h हाइट से जब आएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, √2gh से। √2gh के कंपोनेंट अगर करूंगा तो √2gh sin 45 और ये कंपोनेंट आएगा √2gh cos 45 आएगा ना। जब वर्टिकल कंपोनेंट टकराएगा तो e टाइम्स से वापस जाएगा, तो e टाइम्स √2gh sin 45 और e की वैल्यू कितनी है 1/2 sin 45 1/2, तो ये √gh/2 आ गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √gh आ गया। तो ओवरऑल प्रॉब्लम ये बन गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √gh और वर्टिकल कंपोनेंट √gh/2। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, u² sin 2θ मींस 2u sin θ cos θ। तो हम यहाँ पे आ जाएगा u sin θ u cos θ। u sin θ मींस वर्टिकल कंपोनेंट जो कि √gh/2 है, और u cos θ मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि √gh है। h यहाँ से आ गया और h वो आगे वाली थी, तो h प्लस h कितना हो गया 2h हो गया। समझ आ गया? यस सर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रहा है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा सर? ये इंक्लाइन प्लेन है तो इसके साथ साथ आएगी बॉल, फिर सीधी चली जाएगी ना। सीधी कैसे जाएगी? जब कोई चीज टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे उछलेगी ना भैया, इससे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे उछलेगी, क्योंकि ये ऐसे हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रेकर हो, वहां से वो उछल जाए। हाँ फिर तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, आप करके देख लो। होगा सर। बिल्कुल होगा। परफेक्टली आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी बाल को छोड़ के ऐसे टकराएगी, टकरा उछलेगी, चाहे थोड़ी बहुत ही उछले। हाँ ऐसे थोड़ी इसकी बहुत वजह ना इसके अंदर थोड़ी बहुत उछलेगी ना। ये कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल भी हो वर्टिकल भी है, और जब टकरा के लौटेगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होना लाजमी है, तो इसका ऊपर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर ये अगर अगर इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो फिर नहीं उछलता ना सर। परफेक्टली इलास्टिक होता तो चले तो नहीं। हाँ लेकिन ऐसा है ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? इसमें लिखा हुआ द बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन अलोंग द डॉटेड लाइन, लिखा हुआ तो साफ साफ। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अलोंग द डॉटेड लाइन लिखा हुआ है साफ साफ। ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली, यस सर। तो उन्होंने बता दिया है कि आप इसको मत सोचो। हाँ सर अगर ये बी से आगे वाला जो मोशन दिखाया हुआ है अगर कोई ये, हाँ ये आपका क्वेश्चन ये जायज है कि अगर कोई आपसे पूछ ले बीडी कितना होगा, 2 ट्वाइस हो जाएगा ना, e टाइम्स हो जाएगा h। ई टाइम्स एच नहीं, बीडी पूछा हूं, बीडी तो रेंज बताओ कितनी हो जाएगी? सर ई टाइम आर और भी जोड़ देंगे। ई टाइम्स आर मतलब h/2। यस सर। इससे पहले कितनी थी? h थी, तो आगे कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स h मतलब h/2। यस सर। तो अब अगर कोई एडी पूछ लेता तो क्या आंसर होता? h प्लस h प्लस h/2। h प्लस h प्लस h/2, ठीक है ना? और तरीके से सोचो। अच्छा दूसरे मेथड से बताता हूं आपको। चलो आप सोचो कि मान लीजिए, आप सोचना जो मैं कह रहा हूं सुनना, यही तो है इंक्लाइन प्लेन ये वाला। आप सोच के देखो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, √gh ना, √2gh है ना। कितने कितने एंगल पर ये टकरा रही है आके? 45 पे, है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो आप सोचो कि ये ऐसे समझो जैसे कि ये पीछे से आ रही होगी। अगर मैं पहले वाले को प्रोजेक्टाइल मोशन ही मान लूं, तो ये ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसी जगह से उठ के आई होगी कि 45 डिग्री के एंगल से, क्योंकि ये जब 45 पे टकराई है तो 45 से उठी भी होगी,
और अंडर रूट 2gh इसकी वेलोसिटी होगी। तो बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी अगर इससे निकालूं तो? 2h नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही तो फार्मूला लगाऊंगा। u स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2gh का मतलब 2gh, और साइन 2 थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा? साइन 45 प्लस कितना हो जाएगा? साइन 90 मतलब 1, और ये g, तो g कितना आएगा? 2h। अब ये 2h आ गया, आप सोचना तो फिर अगली उछाल कितनी पे होती है? अगली उछाल में कितनी रेंज होगी? h हो जाएगा e टाइम्स 2h, e टाइम्स 2h, और e इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2। तो ये अगली अगली उछाल कितनी होगी? h। तो यानी ये पता लगा लिया कि ये अगली उछाल h की होगी, और ये वाला h था ही, तो टोटल आंसर कितना हो गया? h प्लस h, 2h। नहीं समझे? h ये मैंने तो पढ़ा। दूसरा h कहाँ से आया? सर पीछे वो h/2 कैसे आया? कौन सा वाला? सर b से d डिस्टेंस, सर बैक करना साइड। ये वाली? हाँ, इसमें b से d h/2 कैसे आया? क्योंकि बेटा ये अगर सीधी बोलूं तो कितनी है ये बताओ? h है। h ही तो प्रूव करिए अभी। हाँ सर। तो फिर bd क्या होगी? e टाइम्स h, e की वैल्यू 1/2 है, तो कितनी तो होगी? ओके ये पूछी नहीं है वैसे आपसे, ये तो एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं। ओके। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली डिस्टेंस तो h अभी आपने देखी ली, 45 डिग्री का एंगल है तो ये h होगी। ये पॉइंट आपका a है और ये पॉइंट आपका b है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी h प्लस h। तो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ? yes sir यस सर क्लियर। हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है a particle of mass m is bounced on the ground with a velocity u, making an angle theta with the ground. The coefficient of restitution for collision between the between the particle and ground is epsilon, and frictional effects are negligible both on the ground and in air. The horizontal distance traveled by particle from the point of initial impact till it begins to slide along the ground. मतलब यहाँ टकराएगा फिर उछलेगा, फिर टकराएगा फिर उछलेगा, फिर टकराएगा फिर उछलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसे भागने लगेगा। इसको बोल रहे हैं कि ये बिगिन टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक, है ना? तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये हमें पता लगाना है। तो आप एक बात सोचो, अगर ये थीटा एंगल पे टकरा रहा है तो जरूर उठा भी थीटा एंगल पे होगा, पीछे ले जाए इसे तो। ये यू वेलोसिटी से उठा होगा थीटा एंगल से ही, तभी तो थीटा एंगल पे जाके टकरा रहा है। आप एक बात बताओ, ये रेंज कितनी होती? ये रेंज आर अगर होती तो ये वाली कितनी होती? er एप्सिलॉन आर। अगली वाली epsilon square r एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तो होता है टिल अप टू इंफिनिटी। तो हमारे क्वेश्चन के है हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। कहां से जोड़ना शुरू करूं? सवाल के मुताबिक कहां से जोड़ना शुरू करूं? epsilon r स्क्वायर आर। हाँ बेटा ये देखो, तो मैंने एक्शन किया हुआ है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये मैं इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो केवल यहीं से स्टार्ट होगी ना डिस्टेंस ट्रेवल करना। ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है टोटल, तो ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यू आर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर अगर बाहर ले लूंगा तो एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। ये क्या है? आप स्क्रीन बहुत लैग कर रही है बेटा नेटवर्क का इशू है और कोई बात नहीं। तो ये लास्ट वाला क्या है, ये बताना थोड़ा और एक बार। मैं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मेरी आवाज थोड़ी कट रही है ना? हाँ सर। सर आगे हमारी थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क का इशू है आज। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यूब आर एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही तो होगा अप टू इंफिनिटी। हाँ तो आर बाहर ले लूं तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ, जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर। और आर की वैल्यू कितनी होगी? यार अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्ट करता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन जी। तो आंसर आप बता दो, आपके पास सामने आंसर आ जाएगा। d बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से करोगे, वरना कंपोनेंट करते रहो कुछ नहीं, बहुत देर लगेगी। वरना एक तरीका ये है करने का कि आप इसके कंपोनेंट करो, वर्टिकल कंपोनेंट को, फिर ई टाइम्स करो, उसके बाद सॉल्व करो। इससे सर जल्दी। इसमें एक चीज पूछना है सर, ये जो लिखा है कि टिल इट बिगिंस टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड, तब तक वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाउंस कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा मैं दिखाता हूँ कैसे। आप एक बात देखो, जब पहली बार उछाल खाएगा
तो ये कंपोनेंट तो उतना ही बड़ा रहेगा, ये कंपोनेंट ई टाइम्स हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। फिर अगली बार जब उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा, यही तो होगा। फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा, फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल, जितना कम हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ये उछालना बंद नहीं करेगा जब तक। और जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तभी ये स्लाइड करने लगेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद। मेरी बात समझे नहीं? यस सर। हाँ सर समझ गए। फिर अपनी आईज को इधर से इधर देखो, इधर से इधर घुमाओ अपनी आईज को। सारा खेल वर्टिकल कंपोनेंट का है। वर्टिकल कंपोनेंट होगा तब तो ये मोशन होगी। धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट कमजोर पड़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये हाइट कम पकड़ रहा है, और कमजोर पड़ रहा है तो और हाइट कम पकड़ रहा है, क्योंकि ई इज लेस देन 1। नहीं समझ में आ रही है? आ गया सर। हाँ सर, आ गया, आ वर्टिकल गया। कंपोनेंट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये उछलना बंद नहीं करेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, और जल्दी सॉल्व ऐसे हो जाएगा। वेरी ट्रिकी। चले आगे बढ़ी। इज देयर एनी डाउट? नो सर, नो सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके असाइनमेंट करेंगे जैम से लिया हुआ है। या प्रॉब्लम बतौर लिख लो केवल। एक अच्छी प्रॉब्लम है, कभी आपको मिलेगी जरूर, कभी ना कभी आते हुए। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड बुक में है ये प्रॉब्लम। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ, एक कैपिटल M मास की बॉल पर एक स्मॉल m मास की बॉल रखकर गिरा दी गई है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल m आफ्टर कोलिजन? और ये बता दीजिए, अच्छा कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी अगर h हाइट से गिरा दी गई है तो? ई स्क्वायर h। They are both released from a given height simultaneously. If the small was at h height when it was released, then after the ball had collided once with the ground, the small ball rise approximately to a height. कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ को भागेगी? ई स्क्वायर एच। ई स्क्वायर एच आप कहेंगे तो ई की वैल्यू कितनी है? ये तो इलास्टिक जैसे हो गया। तो ये वन लग रहा है। लास्ट कोलिजन है ना? यस सर, वन हो रहा है। तो कितनी हाइट तक जाएगी? एच हाइट तक। एच ही है ये तो। तो बता दूं ये एच हाइट आंसर नहीं है इसका। सर नहीं होना ये सर, बड़ा स्पेशल सब। नीचे कोलिजन करेंगे ना सर, वो मतलब एक √2gh से स्मॉल बॉल नीचे जा रही होगी और बड़ा बॉल m से ऊपर आ रहा होगा, तो उन दोनों में सर मैं फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने बताया, मतलब कल तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर पे भी करेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सुने, सबसे पहले ये एच हाइट की बॉल जो है, ये दोनों ही एच हाइट से रिलीज की गई, ठीक है? तो जब ये गिर रही होंगी बेटा, फिर एक ही ऑप्शन आ जाएगा, क्लास को रोकना पड़ेगा। नहीं सर, क्लियर है, आप बताएं। चलने दो। बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अगर वॉइस ब्रेक भी हो रही है तो एक दो बार और रिपीट कर दूंगा। स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास की जब बॉल नीचे तक आएंगी तो दोनों चूंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही हैं, तो इनके बीच में कांटेक्ट पॉइंट बन नहीं होगा, तो दोनों ही साइमल्टेनियसली नीचे आ रही होंगी। तो एट सम इंस्टेंट जस्ट बिफोर कोलिजन ये बॉल किस स्पीड से टकरा रही होंगी? दोनों किस स्पीड से आ रही होंगी नीचे? बड़ी वाली बॉल की स्पीड कितनी होगी? √2gh, और छोटी वाली बॉल की स्पीड भी √2gh। ये दोनों ही √2gh से नीचे गिरेंगी, क्योंकि दोनों ही √2gh मतलब h हाइट से गिरेंगी। वो पिक्चर पे मत जाओ, आपकी बड़ा बड़ा पिक्चर दिख रहा है, ये लगभग रेडियस नेग्लिजिबल है दोनों, ठीक है? लेकिन एक हैवी बॉल है, एक हल्की बॉल है। अब आप देखो, दोनों जब h हाइट से गिर के आएंगे तो अब नीचे पहले कांटेक्ट किसका होगा? कैपिटल M का ग्राउंड से। तो पहला कोलिजन क्या होगा? कैपिटल M ग्राउंड का कोलिजन, कोलिजन ऑफ कैपिटल M एंड ग्राउंड, ठीक है? कैपिटल M ग्राउंड का जब तक होगा कोलिजन तो कैसा होगा? कैपिटल M जब ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद जब वापस लौटेगा तो कितनी स्पीड से वापस लौटेगा? कोई बताएगा? ई की वैल्यू 1 है, क्योंकि जब दिया हुआ नहीं है तो चले। रिपीट कर दो। ठीक है, तो √2gh से ही ये ऊपर लौटेगी, ठीक है? √2gh से इसके ठीक ऊपर रखी हुई है बॉल स्मॉल m वाली, वो कितनी स्पीड से नीचे आ रही थी? वो आ रही थी √2gh से, ये ऊपर जाने लगी √2gh से। तो इन अब कोलिजन क्या होगा? सेकंड कोलिजन होगा किसका? कैपिटल M एंड स्मॉल m, मतलब कोलिजन ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m। उसमें क्या होगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक बॉल हो गई हमारी कैपिटल एम मास की जिसकी स्पीड है √2gh, और एक बॉल हो गई हमारी स्मॉल एम मास की जिसकी स्पीड है √2gh नीचे की तरफ। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी ये निकाल लें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो mv1 प्लस mv2 ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, नीचे वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव माने इसको पॉजिटिव माने तो क्या होगा, स्मॉल m कैपिटल m वाले का तो मोमेंटम हो जाएगा √2gh इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m वाले का मोमेंटम हो जाएगा √2gh, ठीक है। और v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कितना होगा, e टाइम्स e तो 1 है, u1 माइनस u2, तो v2 माइनस स्मॉल m की मानिए तो स्मॉल m की वेलोसिटी कितनी है, u1 माइनस u2, कैपिटल M की वेलोसिटी √2gh माइनस माइनस प्लस √2gh। ये दो इक्वेशन थी, याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 न्यूटन फार्मूला सही है यहाँ तक नहीं? सर आपने U1 किसके लिए लिया सर? सर समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। सर ये वाला नहीं आया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो पहला कोलिजन तो होगा किसका, कैपिटल एम और ग्राउंड का। ये जरा सुनो पहले मेरी बात को, कैपिटल एम और ग्राउंड का कोलिजन होगा तो कैपिटल एम किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगी जाके, √2gh, तो वापस कितने से लौटेगी, √2gh इनटू e। ई बेटा 1 है, ओके सर, ठीक है, तो √2gh से ही लौटेगी वापस। अब ऊपर वाली बॉल जो है इसके साथ चली आ रही थी नीचे, नीचे वाली इंस्टेंटली उछल गई ऊपर की तरफ को, तो अब अगला कोलिजन होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। दूसरा कोलिजन क्या होगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। अब ये दोनों टकराएंगे तो उसके बाद कोलिजन की इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, तो ये तरीके से यही तो कोलिजन का सवाल हो गया, एक कैपिटल एम मास है एक स्मॉल एम मास है, जब आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, तो ये निकाल तरीका है। मान लीजिए ये आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम की वेलोसिटी है तो बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन की पिक्चर क्या हो गई है, ये वाली वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई है कैपिटल एम मास की, और स्मॉल एम मास की v2 हो गई है। तो आप कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू कैपिटल M √2gh माइनस स्मॉल m √2gh, ये तो लिखोगे पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन पे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, u1 कितना है कैपिटल M वाली, ये 1 है ये 2 है, u1 कितना है कैपिटल M, तो कैपिटल M की वेलोसिटी √2gh प्लस की माइनस u2 माइनस u2 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2gh। अब इनको सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल M is much greater than small m, तो you can neglect this term, स्मॉल m वाली टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो v1 आपको पता चल जाएगी, v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m कैंसिल √2gh, और अगर v1 की वैल्यू √2gh हो जाएगी तो v2 कितनी हो जाएगी इक्वेशन 3 से, बेटा 3 टाइम्स √2gh। देखो √2gh 2gh, और v1 की वैल्यू उधर जाएगी तो √2gh 3gh हो जाएगी ना। और ये वैल्यू मतलब इसको अगर अंदर ले जाऊं तो ये कितना होगा, 9h पे लिखूंगा अंदर, आप देखो 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9h, यानी कि अब आपके पास सवाल में क्या बचा, अभी बेटा समझा दूंगा, दोबारा भी समझा दूंगा, आप कहोगे तो कल भी समझा दूंगा, ठीक है, आप लोग नेटवर्क को परेशान मत होगी। तो अब आपके पास एक बॉल है जो स्मॉल एम मास की, वो कितनी वेलोसिटी से वापस लौट रही है, √2g 9h से, तो बताओ कि कितनी हाइट तक जाकर रुक जाएगी, 9h, सीधी सी बात है 9h, तो आंसर क्या होगा 9h, बी ऑप्शन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी और बीच में कटी नहीं होगी वो लोगों को लगा भी होगा अच्छा क्वेश्चन। हाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप एक बॉल के ऊपर, जैसे आप घर में आपके पास 2 बॉल हो, एक बड़ी बॉल हो फुटबॉल टाइप, एक स्मॉल कोई छोटी बॉल, और आप उनको रख के ना छोड़ देना, जमीन पे जब टिप खाएगी ना तो आप देखोगे सबसे पहले कैपिटल एम मास जो है टकराएगी, जब वो वापस लौटेगी तो मास बहुत तेजी से ऊपर आ जाएगा, बहुत तेजी से, कितनी दूर ऊंचाई पे उठ जाएगा 9h, मतलब जितनी हाइट से गिराओगे उससे भी कई गुना हाइट ऊपर, या प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इस बात को। तो एट द इनिशियल स्टैंड there is a collision of capital M and ground, and उसके बाद क्या हुआ, and capital M जब लौटा वापस ग्राउंड तो लौटेगा नहीं, कैपिटल M लौटा तो वो किससे टकराया, स्मॉल m से, और कैपिटल M और स्मॉल m की वेलोसिटी गिवन है, दोनों का मास गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी स्मॉल m की बतानी, वो कितनी आई सॉल्व करने के बाद √2g 9h। अब कोई √2g 9h से अगर जाएगी वेलोसिटी से तो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, आप निकालना चाहो तो इसको कैसे निकाल सकते हो, ये h मान लो, कुछ लोग अगर ये नहीं समझ पाए हो, बाद में जहां तक जाएगी वो रेस्ट होगा, तो b² बराबर u² माइनस 2gh लगा दो प्लस 2s वाली फॉर्मूले से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर √2g into 9h
माइनस 2g, s की वैल्यू h, तो यहाँ से 2g कैंसिल हो जाएंगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9h, यानी कितनी हाइट तक वापस लौटेगी 9h तक। अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ, क्लियर है सर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? यस सर क्लियर। सर ये v2 माइनस v1 ये आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से लिखा है। बेटा कल की क्लास में थे आप, ये बताओ मुझे। यस सर। थे, तो एक न्यूटन फार्मूला लिखा था ना, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। यस सर। e की वैल्यू 1 है और ये अंडर रूट 2gh है और ये माइनस माइनस अंडर रूट 2gh है। ओके सर। समझ गए? e की वैल्यू 1 है। अब चल सकता हूं मैं आगे, आप लोग बाकी देखना, कुछ चिंतन करना, नहीं समझ में तो कल पूछ लेना फिर से। मेरी आवाज क्लियर है? थोड़ा स्टेबल है कनेक्शन? यस सर। हेलो हाँ सर, स्टेबल सर कनेक्शन। सर एक बेसिक क्वेश्चन है सर, जब कोई चीज हमारी फ्रीली फॉल होकर नीचे गिरती है तो सर वो सेम टाइम पे पहुंचती है, बट सर एक्सेलरेशन तो मास पर डिपेंड करता है, तो सर सब एक टाइम पे कैसे पहुंचते हैं? एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, किसने बताया? सर मतलब हम लोग mg लिखते हैं ना सर, एक्सेलरेशन जो बॉडी खींचती है, अर्थ खींचती है हम लोगों को, चीजों को, वो फोर्स होता है, वो फोर्स होता है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं। ओके सर। एक्सेलरेशन से लिखा हुआ है मैंने, gme, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। तो आप अगर किसी एक छोटे से पार्टिकल को गिराओ, चाहे एक बड़ी सी किसी बॉडी को गिराओ, सब साथ पहुंचेंगे नीचे, ठीक है? तो फ्री स्पेस में ना, फ्री स्पेस की बात हुई है, अगर आप इसमें फ्री स्पेस नहीं लाओगे तो ये सवाल बहुत टिपिकल है, फिर आपसे हो नहीं पाएगा कुछ। हम हमेशा आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं, आपने सुना है आइडियल गैस क्यों पढ़ी गई? आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड्स पढ़े नहीं? हाँ सर। क्यों पढ़ते हैं ये सब जब होते ही नहीं है तो? क्यों पढ़ते हैं? मतलब सबसे सिंपल सिस्टम है स्टडी के लिए। पर डेविएशन भी सर इन्हीं से चेक करते हैं, आइडियल सही सिस्टम। बात है, आइडियल सिचुएशन इसलिए करते हैं क्योंकि इनिशियली अगर आप सारे फैक्टर इन्वॉल्व कर लोगे ना तो आपसे प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी। तो पहले आइडियल सिचुएशन लेके चीजों को सॉल्व करा जाता है, उसके बाद उसमें फैक्टर्स डाले जाते हैं, है ना? तो आइडियल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं सही रियल चीज पढ़ने की। आपने देखा होगा एक इक्वेशन P = nRT का क्या हाल होता है, केवल ये दो बातें हैं इसमें जोड़ दी गई हैं तो ये हाल हुआ है। एक तो ये कि मॉलिक्यूल का साइज जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो ये और आ जाती हैं सिचुएशंस। आपने सुना होगा ये, इनको वेरिएंस बोलते हैं इनको। अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो हो सकता है कुछ और टर्म इसमें भी ऐड हो जाए, समझ रहे हो ना? तो ये इतनी कठिन हो जाएगी फिर समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए कंप्यूटर से हम लोग सिमुलेशंस वगैरह करके रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि तब इंटीग्रल इक्वेशन, तब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, समझ रहे हो? यही रिसर्च में करना होता है, ठीक है? फेदर और पेनी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप पे। कौन सा वाला बेटा? फेदर और पेनी न्यूटन अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप लोग, हाँ वीडियो है, वो वाला भी है, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं, टेस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी टेस्ट में कुछ टेस्ट मिला रहे हैं, क्योंकि मैं आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको कोलिजन पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये थोड़े स्पेशल टॉपिक्स है क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जानबूझकर यही सब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ लिया तो सब हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो तब पता चलेगा ना जब आपको सेंटर ऑफ मास पता हो। तो सेंटर ऑफ मास is a point at which whole of the mass of the body or all the masses of the system of particles appears to be concentrated. Appears to be concentrated means ऐसी कोई जगह नहीं होती किसी बॉडी की, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोई मीनिंग रखता है। ऐसे समझ लो सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पर आप सारे मासेस को कंसंट्रेट मान सकते हो। और पूरी स्टडी को, इस पूरी रिजिड बॉडी को अगर स्टडी करना है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करना है, तो एक्सेप्ट द स्टडी ऑफ ऑल पार्टिकल्स यू कैन स्टडी ओनली वन पार्टिकल बाय रिप्लेसिंग रिजिड बॉडी बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है? वह काल्पनिक पॉइंट, एक काल्पनिक इमेजिनरी पॉइंट है जिस पर आप ये मान सकते हो कि सारा मास यहीं केंद्रित है। ऐसा कह लो जैसे कि इस पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी जो है वो सब जो ऐसा कर रही है जिसका सब ले रखा है, ऐसे कह लो। या फिर ऐसे कह लो कि सारे फोर्सेस इसी पर मान सकते हैं। आप पूरी बॉडी पे कहीं भी फोर्स लगाओगे, ओवरऑल फोर्स यहीं लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन ये भी बनेगी कि भाई सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट और इमेजिनरी पॉइंट इन द बॉडी एट व्हिच वी कैन कंसीडर that all forces are acting, all external forces are acting on it, ठीक है? तो जब कभी भी आपने देखा भी होगा ब्लॉक बनाते हो, तो क्या दिखाते हो? mg यहाँ लग रहा है, कहाँ से दिखाते हो? इस पॉइंट से दिखाते हो। fr नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रही है, अप्लाइड फोर्स यहाँ लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे ही तो दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी बॉडी का डिस्कशन ना करके क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल का या एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान काम नहीं है। इस पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान। जब कभी भी हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स का, एट द लास्ट यूनिट रहेगी आपकी, वो यही रहेगी रिजिड बॉडी डायनामिक्स। और वहां पर हम देखेंगे कि जो काम हमें पूरी बॉडी से करना होगा वो हम पूरी बॉडी से ना करा के केवल एक छोटे से पॉइंट से करवाएंगे, तो आपको समझ आएगा, तो आप समझा पाओगे किसी को, ठीक है?
तो क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट व्हिच वी कैन कंसीडर ऑल द मासेस आर सेंटर्ड और कंसंट्रेटेड, और यू कैन से कि सेंटर ऑफ मास is a point at which you can consider all the forces are acting on it. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की दो चीजों में बड़ी जरूरत पड़ती है, एक तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ती है क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, either you can discuss system of particles or you can discuss rigid body. rigid body क्या है, continuous system of particles, और जो अलग अलग पॉइंट पार्टिकल्स हमको बोलते हैं discrete system of particles. तो फॉर एग्जांपल a rigid body contains several points masses, ये बहुत सारे masses हैं, और इन सबके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो r2 हैं, ये r1 है पोजीशन, ये R2 है पोजीशन, ये R3 है, कुछ भी दिखा दो, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मान लीजिए RCM, ठीक है, RCM डिनोट करने के तरीके हैं, और ये मासेस जो है वो M1 है, M2 है, M3 है। दिख रहा है आप लोगों को साफ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बना दिया, एक मिनट हटा ही दो। पॉइंट मास इसका R1 है, ये वाला है मान लो R2 है, ये मास M1 है, ये M2 है, ये R2 है, और ये M3 मास है, ये R3 है, इस तरीके से। ठीक है, आपको सही लग रहा है, और इनका CM यहाँ कहीं और भी। तो जो RCM डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है कि सारे मासेस का इंडिविजुअल मूवमेंट M1 R1, M2 R2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये इंडिविजुअल मासेस का मूवमेंट है, उनका वेक्टर सम। अगर सारे मास अगर मैं इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लूं, ऐसा मान लूं सीएम पर बैठे हुए, और उनके सीएम पर रखने के बाद मूवमेंट के बराबर आ जाए, तो यू कैन रिप्लेस दिस होल सिस्टम बाय अ सिंगल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सो RCM इज इक्वल टू हाउ मच, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई MI, यही होगा। ये तो है पोजीशन। अब आपको पोजीशन अगर निकालनी है तो भाई अगर मान लो RCM को मैं ऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं XCM I डैश प्लस YCM J डैश प्लस ZCM K डैश, और इधर वाला लिख लूं क्या, समेशन MI RI की जगह लिख लूं XI I कैप YI J कैप ZI K कैप डिवाइडेड बाई समेशन MI। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को एक्सीएम क्या मिलेगा, कंपेयर करूं तो एक्सीएम क्या मिलेगा, अंडर रूट सॉरी समेशन XI MI डिवाइडेड बाई समेशन SI Y क्या मिलेगा, समेशन MI डिवाइडेड बाई समेशन I MI एंड ZCM मिलेगा समेशन I MI ZI डिवाइडेड बाई समेशन MI गिराग हो रही है। नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे। ओके सर स्क्रीन तो शो कर दो एक बार सारी। हाँ ज्यादा पढ़ा देंगे, वही मैं सर स्लाइड शो कर दो। सर ब्लैक कर दीजिए।